हेलो एवरीवन, आप लोगों का एक बार फिर से बिहार स्पेशल बैच में बहुत बहुत स्वागत है। आप लोग कैसे हैं और आप लोगों की तैयारी कैसी चल रही है, कमेंट में ज़रूर बताइए। और आइए आज का क्लास हम लोग शुरू कर रहे हैं। तो हम लोग आज क्या करने वाले हैं, भारतीय राज्य व्यवस्था जो हमारा बिहार स्पेशल सीरीज में इंडियन पॉलिटी वाला जो हम लोग सेक्शन कर रहे हैं उसका मॉडल सेट 11 जो है, हमने मॉडल सेट 10 तक कंप्लीट कर लिया है। ये हमारा मॉडल सेट 11 है। साथ में आपको पता है कि जो प्राचीन भारत का भी जो है वो शुरू हो चुका है। तो आप लोगों ने, जिन लोगों ने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखा है उन वीडियोस को जरूर देखिए। आपका मेडिवल ऑलरेडी कंप्लीट हो गया है, मॉडर्न कंप्लीट हो गया है, आधुनिक भारत और मध्यकालीन भारत कंप्लीट हो गया है। साथ में अभी आपका जो प्राचीन भारत के जो है क्लासेस चल रहे हैं और इधर आपका इंडियन पॉलिटी चल रहा है। इसमें और 2 क्लासेस होंगे, है ना। ये 11 है, यानी कि 13 तक, जो मॉडल सेट 13 तक होगा, जिसमें सिविक्स के लगभग 700 से ज्यादा क्वेश्चन जो है हम लोगों ने कवर, अभी तक हम लोगों ने 500 से ज्यादा कर लिए। इस क्लास में वो करीब करीब 600 के आसपास हो जाएगा, है ना। और आने वाले 2 क्लासेस में हम लोग और 150 क्वेश्चन करेंगे, जिससे ये आपका जो पूरा 700-750 क्वेश्चन जो बिहार के अलग अलग एग्जाम में पूछे गए हैं भारतीय राज्य व्यवस्था इंडियन पॉलिटी से, वो आपका कंप्लीट हो जाएगा। और इससे बाहर क्वेश्चंस आने के चांसेस बहुत कम है, क्योंकि ऑलरेडी इतने सारे क्वेश्चंस कवर किए गए हैं कि इससे बाहर संभावनाएं कम है। अगर आप इतना भी करके जाते हैं तो एग्जाम में एक श्योरिटी है कि आप पॉलिटी के क्वेश्चंस आपसे नहीं छूटेंगे। लेकिन फिर भी मैं ये कहूंगा कि आप एक बार किताब को जरूर पढ़ के जाएं। कोई भी सब्जेक्ट हो, किताब पढ़ना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस ऐसे पूछे जा सकते हैं जिनका लैंग्वेज थोड़ा बहुत बदल देगा, तो हो सकता है आपको कंफ्यूजन हो। इसलिए किताब को पढ़ने की आदत जरूर बनाए रखें और साथ में आप क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए इस तरह के क्लासेस को अटेंड करिए। चलिए हम लोग आज का क्लास शुरू करते हैं और पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं इस क्लास में, बहुत सारा डिटेल डिस्कशन भी होगा, इसलिए क्लास में बने रहिए। वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, जो लोग भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, है ना। और वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा अपने, है ना, दोस्त यारों में, जो लोग भी तैयारी कर रहे हैं। सवाल है, भारत में दल बदल संबंधी मामले पर अंतिम निर्णय लेने का अधिकार। अब दल बदल से संबंधित क्वेश्चन पहले भी आया। हम सबको पता है कि जब कोई व्यक्ति, है ना, मान लीजिए किसी एक पार्टी से इलेक्ट होता है, किसी एक पार्टी से वो चुनाव लड़ता है, या फिर वो निर्दलीय चुनाव लड़ता है ना, और लेकिन जीतने के बाद वो किसी दूसरे दल में जाकर के शामिल हो जाता है, ठीक है, तो इसको हम लोग दल बदल कहते हैं। और ऐसे में जो कानून है कि उनकी सदस्यता को रद्द कर दिया जाता है। पहले दल बदल कानून नहीं था तो यह समस्या बहुत ज्यादा हो रही थी, और कहीं ना कहीं इसमें जनता के विश्वास के साथ खेला गया, ठीक है। अब देखिए, जनता को एक पार्टी, एक मान लीजिए एक कैंडिडेट जो निर्दलीय है ना, जनता किसी पार्टी को वोट न देकर के उस निर्दलीय व्यक्ति को वोट देती है, लेकिन वो बाद में जाकर के किसी और पार्टी से मिल जाता है जिसको जनता पसंद नहीं करती है। तो ऐसे में जनता के विश्वास के साथ तो धोखा हो गया, है ना। तो इस तरह की घटनाओं से बचने के लिए, इस तरह की समस्याओं से बचने के लिए दल बदल कानून लाया गया। कब लाया गया? देखिए, जो 52वां संविधान संशोधन है 1985 के द्वारा लाया गया। पहले इसको समझ लेते हैं। तो ये जो दल बदल है, ठीक है, इससे संबंधित कानून जो है, ये 52वें संशोधन, है ना, 52वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, जिसको संविधान संशोधन अधिनियम बोलते हैं, 1985 के द्वारा इसको लाया गया। फिर ये लागू प्रॉपर रूप से तो 2002 में हुआ, ठीक है। तो 2002 में ये प्रॉपर रूप से लागू हुआ। अब इसमें अगर देखें तो क्या हुआ, आपको पता होगा, दल बदल कानून से संबंधित 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया, है ना। तो यहां पे हम लोग ये भी ध्यान में रखेंगे कि 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया। 10वीं अनुसूची इसी से संबंधित है, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखेंगे, 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया, ठीक है। क्या जोड़ा गया आपका? तो 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया, है ना। चलिए, तो 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया, ठीक है, जोड़ा गया। इसके बाद एक और संविधान संशोधन है जो इससे संबंधित है, और वो है आपका 91वां यानी कि 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है, जो हमारा हो गया 91st, है ना, जो आपका कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है 2003 का, ठीक है। इसने इसे और मजबूत बनाया, के द्वारा इसको मजबूत बनाया, के द्वारा, है ना, दल बदल को और मजबूत, के द्वारा दल बदल को और मजबूत बनाया गया, है ना, दल बदल को और मजबूत बनाया गया है, को मजबूत बनाया गया, है ना। बात समझ में आ रही है? दल बदल को, या दल बदल कानून को बोलिए, यहां पर कानून बोल लीजिए, ठीक है। दल बदल कानून को मजबूत बनाया गया। क्लियर हो रहा है? ठीक है। अच्छा, अब यहां जो सवाल था कि इस पर अंतिम निर्णय, दल बदल से संबंधित कोई भी निर्णय, यानी कि सदस्यों का सदस्यता रद्द करने से संबंधित जो निर्णय है, वो लेता कौन है? वो सदन के अध्यक्ष के द्वारा लिया जाता है। किसके द्वारा लिया जाता है? तो सदन का, चाहे जो भी सदन के, जिसके वो मेंबर हो, ठीक है, तो सदन के अध्यक्ष ये लेंगे, चाहे वो मान लीजिए विधानसभा का हो, चाहे वो लोकसभा का हो, सदन का अध्यक्ष जो है वो इससे संबंधित अंतिम निर्णय जो है वही लेते हैं, ठीक है। और ये सारी डिटेल आप ध्यान में रखेंगे। देखिए, दल बदल में एक चीज और ध्यान में रखिएगा, जैसा अभी ये मैंने कहा कि 51वां जो है, 51वां, ठीक है, यानी 91st अमेंडमेंट ने इसको और मजबूत बनाया। इसका अर्थ क्या है? देखिए, पहले ये था कि अगर कोई, ये जो आपका 52वां संविधान संशोधन 1985 है, इसमें यह था अगर कोई व्यक्ति दल बदल, कोई इंडिविजुअल जो है वो दल बदल करता है तो उसकी सदस्यता को रद्द कर दिया जाएगा, ठीक है, ये सही है। लेकिन वहां था कि, लेकिन मान लीजिए कि अगर, है ना, कोई किसी दल से
एक तिहाई मेंबर है ना, 1/3 मेंबर, पहले क्या था, अगर 1/3 मेंबर निकल जाए, ठीक है, तब और वो किसी, अगर एक तिहाई मेंबर जो है वो किसी दूसरे दल में जाता है तो ऐसे में उनकी सदस्य, यानी कि वो एक साथ अगर एक तिहाई मेंबर जाते हैं तो उनकी सदस्यता रद्द नहीं होगी। लेकिन बाद में जो आपका 91st अमेंडमेंट है, इसके तहत यह कहा गया कि अगर कोई पार्टी का 2 तिहाई मेंबर, यानी कि बहुमत है ना, मेजॉरिटी, 2 तिहाई सदस्य अगर उस पार्टी को छोड़ करके किसी दूसरे पार्टी में शामिल होता है, तब इसको दल बदल नहीं माना जाएगा। देखिए, दल बदल चुनाव के बाद होता है, चुनाव के पहले दल बदल वाली कोई बात नहीं होती। मतलब यह है कि चुनाव के पहले कोई भी पार्टी बदल सकता है, इस पर किसी भी तरह का रोक टोक नहीं है। लेकिन चुनाव जीतने के बाद जब कोई पार्टी बदलता है तो उस पर इस तरह की रोक टोक है, ध्यान रहेगा। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। बहुत सारा डिटेल किया। अब संघात्मक व्यवस्था का मुख्य लक्षण, ये कई बार आया है, जो फेडरलिज्म है या फेडरल गवर्नमेंट है उसका क्या उदाहरण है, उसका यहां आप ये तो डायरेक्ट दिख रहा है, संविधान की सर्वोच्चता, ठीक है, कि एक फेडरल कंट्रीज में है ना, या फेडरलिज्म के अंदर, संघवाद के अंदर संविधान की क्या होती है, सर्वोच्चता। बाकी ऑप्शन आप पढ़ सकते हैं इसमें, ठीक है। यहां आंसर क्या हो जाएगा, संविधान की सर्वोच्चता जो है वो इसका एक मुख्य लक्षण होता है। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं, आगे चलते हैं अगले सवाल की तरफ। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को पदच्युत किया जाता है, यानी कि उसको हटाया जाता है पद से, ठीक है, तो वो किसके द्वारा हटाया जाता है, भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा, प्रधानमंत्री द्वारा, संसद के दोनों सदन द्वारा, या लोकसभा द्वारा। देखिए, उनको जो हटाया जाता है वो संसद के दोनों ही सदन द्वारा है ना हटाया जाता है। और दोनों ही सदन द्वारा कैसे हटाया जाएगा, तो 2/3 बहुमत से पारित करना होगा, यानी कि 2/3 बहुमत से पारित प्रस्ताव एवं राष्ट्रपति के आदेश पर, ये ध्यान में रखेंगे, संसद के द्वारा 2/3 बहुमत है ना, बहुमत से पारित प्रस्ताव है ना, प्रस्ताव, ठीक है, से पारित प्रस्ताव एवं राष्ट्रपति के आदेश पर, ठीक है, राष्ट्रपति के आदेश पर जो है, के आदेश पर, ठीक है, आदेश पर इसको हटाया जाएगा, ठीक है। ये बात हो रही है सर्वोच्च न्यायालय है ना, और ये सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों के विषय में ये है, ठीक है। देखिए, एक तो ये हो गया 2/3 बहुमत से पारित प्रस्ताव राष्ट्रपति के आदेश पर हटाएगा, और कौन से केस में, 2 केस, एक तो मिसबिहेवियर यानी अव्यवहार है ना, और ये कौन से केस में, अव्यवहार है ना, व्यवहार, या फिर है ना इनकैपेसिटी, यानी जिसको हम लोग अक्षमता है ना, अव्यवहार एवं जो अक्षमता, इनकैपेसिटी हो गया है ना, अक्षमता है ना, अक्षमता है ना, अक्षमता है ना के, है ना, अक्षमता के केस में, ये ध्यान में रखेंगे। तो 2/3 बहुमत से पारित प्रस्ताव एवं राष्ट्रपति के आदेश पर, और कौन से केस में, अव्यवहार एवं अक्षमता के केस में, के है ना, केस में जो है इनको हटाया जा सकता है, ठीक है। अच्छा, कौन सा अनुच्छेद संविधान का इससे रिलेटेड है, तो आपने देखिए, अगर सुप्रीम कोर्ट का जज है, ठीक है, मतलब सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश है, तो उनको हटाने के विषय में यह है आपका अनुच्छेद 124, तो इसी के बारे में, जज के बारे में 124 का 4 जो है वो इनके हटाने की या इनके हटाने की प्रक्रिया की बात करता है, ठीक है। वहीं अगर हाई कोर्ट का जज होगा तो उससे संबंधित जो अनुच्छेद है वो है अनुच्छेद 218। बेसिकली 218 में सिर्फ इतना कहा गया है, ठीक है, कि जो तरीका या जो प्रोसेस जो है वो सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाने का मेंशन किया गया अनुच्छेद 124 में, वही लागू होगा हाई कोर्ट के केस में अनुच्छेद 218 में है, ठीक है। तो क्लियर है, तो ये भी ध्यान रखेंगे कि ये सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाना तो अनुच्छेद 124(4) और हाई कोर्ट का है तो अनुच्छेद 218। क्लियर है, ध्यान में रहेगा। तो ये सारी बातें हमने समझा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले सवाल की तरफ देखते हैं। अगला सवाल कह रहा है, राज्य का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है। ये तो बहुत आसान है। देखिए, देश का राष्ट्रपति होता है और राज्य का संवैधानिक प्रमुख पूछेगा तो वो क्या होगा, राज्यपाल होगा, ठीक है। मुख्यमंत्री राजनीतिक प्रमुख होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना किस संविधान, देश के संविधान से प्रेरित है। ये मैंने ऑलरेडी कई बार इस तरह के क्वेश्चंस आए भी और मैंने वहां कहा है कि मैंने एक डिटेल आपको जो है संविधान के स्रोत जो है वो वीडियो बनाया है, आप उसको जरूर देखिए। वहां से आपको मैं यहां पर कुछ बता भी देता हूं, बट मैं ज्यादा लिखूंगा क्योंकि उसमें बहुत सारे अलग अलग, अब अमेरिका से बहुत सारा लिया गया है, ब्रिटेन से बहुत सारा लिया गया, दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है या रूस से लिया गया है, ठीक है। तो कहां कहां से कौन कौन से स्रोत हैं, ठीक है, उन सबके बारे में आप लोग जो डिटेल वीडियो इंडियन पॉलिटी का आपका एक प्लेलिस्ट बना होगा उसमें जाकर के आप देखिएगा संविधान के स्रोत जो है वो हेडिंग से आपका वीडियो, उसको जरूर देखिए। तो ये भारतीय संविधान की प्रस्तावना किस देश के संविधान से प्रेरित है, तो प्रस्तावना जो है वो तो हमारा अमेरिका से प्रेरित है, ठीक है, जिसको हम लोग प्रीएम्बल बोलते हैं। प्रस्तावना के अलावा मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट, वो भी हमने अमेरिका से लिया। हमने न्यायिक समीक्षा, जुडिशियल रिव्यू, बहुत इंपॉर्टेंट है ना, सुप्रीम कोर्ट के पास एक बहुत पावरफुल चीज है जुडिशियल रिव्यू, वो भी हमने यहीं से लिया है ना। और भी कई चीजें जैसे स्वतंत्र न्यायपालिका, इंडिपेंडेंट जुडिशियरी हमने लिया, ठीक है। हमने है ना निर्वाचित राष्ट्रपति एवं उन पर जो महाभियोग यानी राष्ट्रपति पर जो आप इंपीचमेंट लगाते हैं, ठीक है, महाभियोग, वो
भी हमने अमेरिका से ही लिया। हमने न्यायाधीशों का यानी कि ये जो कोर्ट के जजों का जो निलंबन है वो भी हमने जस्ट में पीछे पढ़ा था, वो भी हमने अमेरिका से लिया। तो अमेरिका से हमने बहुत सारे लिए, ब्रिटेन से हमने संसदीय प्रणाली ली, हमने एकल नागरिकता लिया, हमने रिट्स लिए, ठीक है। तो कई सारी चीजें इस तरह से ली गई, ठीक है। क्लियर हो रहा है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते। हमने कानून का शासन भी ब्रिटेन से लिया था, ठीक है। इसके अलावा कानून बनाने की प्रक्रिया देखेंगे तो वो भी हमने ब्रिटेन से लिया। दक्षिण अफ्रीका से हमने बहुत जरूरी चीज संविधान का संशोधन जो है वो हमने दक्षिण अफ्रीका से लिया, ठीक है। उसके अलावा जो आपका राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव है वो भी हमने दक्षिण अफ्रीका से लिया। हमने रूस से एक महत्वपूर्ण चीज ली थी, हमने मौलिक कर्तव्य, याद होगा कि आपका जो 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जो है मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया, वो हमने कहां से लिया, हमने रूस से। साथ में हमारी प्रस्तावना में हम जो न्याय की बात करते हैं, जस्टिस की बात करते हैं, यानी सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक न्याय की जो बात करते हैं वो भी हमने कहां से लिया, हमने रूस से लिया। तो ये कई सारे हैं, अब मैं इतना लिखूंगा तो बहुत सारा समय कंज्यूम हो जाएगा यहां पर, ठीक है। तो आप लोग इसको उस डिटेल वीडियो में जाकर के वहां से उसका पीडीएफ भी मैंने शेयर कर दिया टेलीग्राम पर, तो आप टेलीग्राम को भी ज्वाइन करिए और उन पीडीएफ्स को जरूर डाउनलोड करिए। चलिए आगे बढ़ते, इसका भी पीडीएफ आपको वहां मिल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। तो अगला सवाल है, डैश के आदेश पर उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को उसके पद से हटाया जाता है। अभी जस्ट हमने पढ़ा, ये किसके आदेश से हो जाएगा, राष्ट्रपति के आदेश से जो है उनको जो है हटाया जा सकता है। किसके आदेश से, तो राष्ट्रपति के आदेश से जो है इनको हटाया जा सकता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल हमारा क्या हो जाएगा, ये तो अभी हमने जस्ट डिटेल में देखा। भारत के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है, ठीक है। देखिए ये सवाल अगर आप 2020 का है, ठीक है, उस समय का देखेंगे तो ये है ना, मैंने इसमें एक ऑप्शन ऐड करवा दिया था एक्चुअली द्रौपदी मुर्मू के वर्तमान में बताने के लिए, ठीक है। लेकिन ये 2020 के अकॉर्डिंग कौन हो जाएगा, तो उस समय रामनाथ कोविंद जी थे, ठीक है। लेकिन अभी वर्तमान में कौन है, वर्तमान में है ना, ये जो है वर्तमान यानी 2023 की अगर मैं बात करूं, है ना, तो अभी द्रौपदी मुर्मू जी हैं, ठीक है। आप लोग कमेंट में बताएंगे कि ये कितने नंबर की, कौन सा नंबर की राष्ट्रपति हैं देश की, ठीक है। चलिए इससे पहले रामनाथ कोविंद थे, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। शिक्षा का अधिकार अधिनियम संसद में कब पारित हुआ, मतलब ये कानून कब पारित हुआ और फिर कब लागू हुआ, ये भी सवाल पूछा जाता है। देखिए ये पारित जो हुआ था, ये हुआ था 4 अगस्त 2009 को शिक्षा का अधिकार अधिनियम पारित हुआ। और ये लागू कब हुआ, ये भी सवाल पूछा गया आपको, तो ये भी ध्यान में रखेंगे। लागू हुआ था 1 अप्रैल, है ना, 1 अप्रैल 2010 को ये लागू हुआ शिक्षा का अधिकार अधिनियम। आपको पता होगा, है ना, कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम जो है अब ये मौलिक कर्तव्य है, ठीक है, और ये संविधान के अनुच्छेद 21A में है। सबसे पहले तो ये क्या है हमारा, सबसे पहले ये एक मौलिक कर्तव्य है, सॉरी मौलिक अधिकार है, कर्तव्य नहीं, ये एक मौलिक अधिकार है, ठीक है। तो एक तो ये मौलिक अधिकार है, ठीक है, और कहां है ये, आपका अनुच्छेद जो है आपका 21 है ना, 21A में इसके बारे में, ठीक है। इससे संबंधित एक संशोधन बहुत बार पूछा जाता है और वो है आपका 86वां संविधान संशोधन 2002, ठीक है। तो ये भी कई बार पूछा जाएगा। इससे संबंधित संशोधन क्या है, तो 86वां है ना आपका जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था, संविधान संशोधन 2002, इससे संबंधित है, ठीक है। शिक्षा के अधिकार से किससे संबंधित है, तो शिक्षा का अधिकार अधिनियम जो है ये इंपॉर्टेंट है। कई बार एग्जाम में इसको, कई बार के बार मैं कहूं कि एग्जाम में इससे आपने प्रीवियस अगर 1 to है ना 10 देखा होगा तो उसमें कई बार इससे संबंधित क्वेश्चन आए। ये 2020 का क्वेश्चन है, ठीक है। तो चलिए हमने देख लिया कि कब ये पारित हुआ, कब लागू हुआ, और ये हमारा जो है शिक्षा का अधिकार अधिनियम मौलिक अधिकार, आपको पता है इसमें, है ना, शिक्षा के अधिकार अधिनियम में क्या है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को जो है निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की बात की गई है। ये बात आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। कितने, 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया है आपको शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत, और ये मौलिक अधिकार में आता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल कह रहा है कि किस अधिनियम के द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था की, है ना, व्यवस्था का अंत किया गया बेसिकली, ठीक है। तो कौन सा अधिनियम है जिसके द्वारा इसका अंत किया गया, देखिए ये अधिनियम था भारत शासन अधिनियम 1935, 1935। कौन सा था, भारत शासन अधिनियम 1935 जो है इसके द्वारा द्वैध शासन का अंत किया गया। तो फिर शुरू कौन से अधिनियम से किया गया था, ये था आपका ये 1919 का मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम, इसके द्वारा शुरू किया गया था, ठीक है, इसके द्वारा शुरू किया गया। वैसे ये पहले भी आया था, लेकिन पहले कब आया था वो भी बात कर लेते हैं। शुरू किया गया है ना, किया गया था, ठीक है, 1919 के द्वारा शुरू किया गया था और 1935 के द्वारा जो है इसको समाप्त कर दिया गया। लेकिन द्वैध शासन की अगर बात करें तो ये सबसे पहले कब आया था, देखिए पहले तो एक चीज ये समझिए, इसके जनक किसको कहा जाता है, इसका जनक मैकॉले को कहा जाता है। क्या कहा जाता है, किसको कहा जाता है, मैकॉले, ठीक है। तो इसका जनक मैकॉले को कहा जाता है। द्वैध शासन व्यवस्था पहली बार जो है वो बंगाल में लागू की गई थी। कहां पर लागू की गई थी, पहली बार, है ना, ये पहली बार भारत की बात हो रही है, तो वो कहां पर लागू हुई थी, बंगाल में, ठीक है। बंगाल में कब, अगर आपको याद हो 1765 से 72, जिस समय वॉरेन हेस्टिंग्स बंगाल, सॉरी ये आपका रॉबर्ट क्लाइव गवर्नर थे, ठीक है। तो रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा, ठीक है, ये रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा, है ना,
क्लाइव जो है, रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा लागू किया गया था, ठीक है। उस समय वो बंगाल के गवर्नर थे, ठीक है। क्लियर हो रहा है? तो ये सारे पॉइंट्स आप ध्यान में रखेंगे। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। तो हमारा अगला सवाल क्या हो जाएगा, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब स्वीकृत किया गया? देखिए ये अधिनियम जो है ये 18 जुलाई 1947 को स्वीकृत किया गया था। जब भारत जो स्वतंत्रता अधिनियम की अगर बात करें तो ये देखिए ये ब्रिटिश संसद में 5 जुलाई 1947 को पारित हुआ था, ठीक है। और ये लागू हुआ, ये स्वीकृत किया गया 18 जुलाई को, 5 जुलाई को, ये 5 जुलाई है ना 1947 है ना, कहां पर? ब्रिटिश संसद है ना, ब्रिटिश संसद जो है, ब्रिटिश संसद वहां पर पारित हुआ, संसद में पारित हुआ था, में पारित, ठीक है, ये पारित हुआ और इसको 18 जुलाई को स्वीकृत कर लिया गया, ठीक है। तो ये ध्यान में रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल हमारा क्या है, भारतीय संविधान में संशोधन प्रक्रिया किस संविधान से? जस्ट मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि संशोधन प्रक्रिया और राज्यसभा के मेंबर वाला जो उसके चुनाव से संबंधित, ये कहां से लिया गया था? दक्षिण अफ्रीका से, ठीक है। कि हमने संविधान संशोधन की प्रक्रिया, जो अनुच्छेद आपको याद होगा, अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन से संबंधित है, ठीक है। और ये हमने कहां से लिया? दक्षिण अफ्रीका से। दक्षिण अफ्रीका से इसके साथ ही हमने क्या लिया था? हमने राज्यसभा के सदस्यों के चुनाव को भी जो है वो यहीं से लिया था, है ना। इसके अलावा अगर बात करें जैसे कनाडा से हमने क्या लिया? हमने, आपको पता होगा कि जो हमारी संघीय व्यवस्था है वो अर्ध संघीय व्यवस्था है, वो पूरी तरीके से संघीय नहीं है ना, तो अर्ध संघीय ये हमने कनाडा से लिया। तो हमारी संघीय व्यवस्था वो कनाडा से ज्यादा मिलती है, अमेरिका से नहीं, ठीक है। तो अर्ध संघीय व्यवस्था, राज्यपाल का पद हमने यहीं से लिया था, ठीक है। क्लियर है? उसके अलावा शक्तियों के विवरण, अपशिष्ट शक्तियां जो रेसिडुअरी पावर है उसके बारे में हमने यहीं से लिया था, ठीक है। इसके अलावा आयरलैंड की अगर बात करें तो आयरलैंड से हमने बहुत इंपॉर्टेंट डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, या राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है हमने आयरलैंड से लिया। हमने राज्यसभा के मेंबर्स का जो नॉमिनेशन होता है, देखिए राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव जो है वो दक्षिण अफ्रीका से है, लेकिन उनका जो नॉमिनेशन वाला, आपको पता है वो मनोनीत भी किए जाते हैं, ठीक है। मतलब जो नॉमिनेशन ऑफ राज्यसभा मेंबर है और जो मनोनयन है वो आपका जो हमने लिया था वो आयरलैंड से लिया था, ध्यान रहेगा, ठीक है। तो ये सब चीजें। इसके अलावा जापान से हमने क्या लिया था? तो बहुत महत्वपूर्ण, कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया जो है वो हमने जापान से ली। क्या ली थी? कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया, यानी प्रोसीजर स्टेब्लिश्ड बाय लॉ जो है वो हमने जापान से ली। ये भी कई बार पूछा गया है, ठीक है। तो ये सब ध्यान में रखने, ये ध्यान में आपको तभी रहेगा जब आप डिटेल पढ़ेंगे और उसको 2-3 बार रिवाइज करेंगे। यहां से अक्सर बनता है, इसका डिटेल वीडियो जरूर देखिए। आप मेरे भी चैनल पे देख सकते हैं, मैंने भी डाला हुआ है। आप कहीं और से पसंद कर रहे हैं, आप वहां से भी देख सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल कह रहा है, केंद्र राज्य शक्तियों के बंटवारे के संबंध में उपबंध संविधान के किस अनुसूची में किया गया है? ठीक है, तो केंद्र राज्य के शक्ति का बंटवारा जो है वो कौन सी अनुसूची में है? कई बार ये सवाल आया हुआ है और ये अनुसूची है 7वीं अनुसूची। कौन सी है? 7वीं अनुसूची जो है वो केंद्र राज्य के शक्ति के बंटवारे से संबंधित है, ठीक है। और कौन सा अनुच्छेद है आपका? तो याद होगा अनुच्छेद 246 जो है, 246 जो है वो केंद्र राज्य संबंध से, केंद्र राज्य है ना के बीच जो शक्ति के बंटवारे से रिलेटेड है, तो वो है अनुच्छेद 246, ठीक है। ये भी ध्यान में रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, है ना। अगला सवाल हमारा क्या हो जाएगा? कह रहा है कि 74वां संविधान संशोधन अधिनियम कब पारित हुआ? ठीक है, देखिए ये आया था 1992 में, लेकिन पारित हुआ था कब? 1993 में, ठीक है। ये आया था कब आया था? आया था इसलिए आप बहुत जगह 1992 लिखा हुआ है, 1992 ये आया था, लेकिन पारित पूछेगा तो 1993 हुआ। याद होगा इसके द्वारा भाग है ना 9A को जोड़ा गया, जो किससे संबंधित है? नगर पालिका, है ना, नगर पालिका से संबंधित है, ठीक है। चलिए, तो ये ध्यान रखेंगे, ये भाग ये जोड़ा गया, ठीक है, भाग 9A जोड़ा गया था, ठीक है, जोड़ा गया और नगर पालिका से ये संबंधित है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है, राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के तहत गठित 5 क्षेत्रीय परिषद में से किस शहर में उनका मुख्यालय या उसका मुख्यालय नहीं है? मतलब कह रहा है क्या कि राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 जो है उसके तहत जो गठित 5 क्षेत्रीय परिषद हैं उनमें से किस शहर में उसका मुख्यालय नहीं है? इलाहाबाद, कोलकाता, चेन्नई या चंडीगढ़, ठीक है। तो देखिए ये चंडीगढ़ में नहीं है, ये कहां पर नहीं है? ये चंडीगढ़ में जो है आपका नहीं है, यानी इलाहाबाद में है, वो कोलकाता में है, वो चेन्नई में है, ठीक है। इसके अलावा 2 और कौन से? 5 टोटल, तो मुंबई और नई दिल्ली। तो 2 और कौन से हैं? तो एक है आपका मुंबई, है ना, मुंबई सॉरी, है ना, और ये आपका हो गया दिल्ली, ठीक है। तो ये 2 और हो गए, तो ये भी ध्यान में रखेंगे। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला सवाल हो जाएगा, संविधान के अनुच्छेद 19 का संबंध किससे है? अब 19 जो है वो किससे? वो आपको पता है कि मौलिक अधिकार से, ठीक है। संविधान यहां तो जिस तरह से ऑप्शन दिया उसके अकॉर्डिंग ये क्या हो जाएगा? तो ये मौलिक अधिकार से संबंधित है, ठीक है। आपको पता है कि अनुच्छेद 19 जो है, ठीक है, 19 में स्वतंत्रता के अधिकार की बात की गई है और उसमें कई तरह की स्वतंत्रता दी गई है, जिसमें 6 आपको पता है कि पहले तो 7 था, फिर एक हट गया, और इसमें क्या है? अनुच्छेद 19 में 6 तरह की स्वतंत्रता की बात की गई है, 6 तरह की स्वतंत्रता, है ना।
स्वतंत्रता की बात की गई है। और ये 6 तरह की स्वतंत्रता की बात अगर देखें तो इसमें कौन कौन सी स्वतंत्रता की बात की गई है। देखिए, सबसे पहले तो आपको पता ही होगा कि बोलने और अभिव्यक्ति के स्वतंत्रता के अधिकार की बात की गई है। इसके अलावा शांतिपूर्ण सम्मेलन में इकट्ठा होने या भाग लेने, है ना, कि जो आपको आज़ादी है या स्वतंत्रता है वो है। आपको संगठन या संघ बनाने की आज़ादी है, ठीक है। आपको स्वतंत्र रूप से भारत में कहीं भी किसी भी क्षेत्र में संचरण करने या घूमने की आज़ादी है। कहीं पर भी आपको फिर इसके अलावा बसने की आज़ादी है, ठहरने की आज़ादी है, यानी किसी भी हिस्से में बसने या निवास करने की स्वतंत्रता या आज़ादी है। और इसके अलावा व्यवसाय आदि की स्वतंत्रता जो है, ये 6 स्वतंत्रता आपको यहाँ 19 अनुच्छेद 19 में देखने को मिलेगा। क्लियर हो रहा है, ठीक है। तो उसको ध्यान में रखेंगे, मैं यहाँ पे इतना लिखूंगा नहीं, है ना। वो आप अनुच्छेद जो है उसको भी डिटेल में पढ़िए और उसको जरूर ध्यान में रखिए कि उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से किस निवारक निरोध कानून, ठीक है, जिसको प्रिवेंटिव डिटेंशन एंड लॉ कहते हैं, ठीक है, को समाप्त किया जा चुका है। कह रहा है कि इनमें से कौन सा जो है निवारक निरोध यानी कि प्रिवेंटिव डिटेंशन, ठीक है, इसको इंग्लिश में ध्यान में रखिएगा क्योंकि हिंदी इतना न्यूज में अक्सर ये इंग्लिश में ही इसका प्रयोग किया जाता है। इसको प्रिवेंटिव, है ना, प्रिवेंटिव डिटेंशन, ठीक है, डिटेंशन लॉ। अब आप कानून अगर लॉ को जानते होंगे तो इसमें 2 तरह का होता है, एक होता है प्यूनिटिव और एक होता है प्रिवेंटिव, ठीक है। देखिए, प्यूनिटिव ये होता है कि जब किसी व्यक्ति का दोष साबित हो जाए, ठीक है, और उसको तब जब सजा दी जाती है ना, और या उसको गिरफ्तार किया जाता है। मान लीजिए कि उसके बारे में पहले से पता है कि वो आरोपी है, ठीक है, या उसने कोई गुनाह किया है, ठीक है, बेसिकली, और तब उसको गिरफ्तार किया जाता है तो उसको प्यूनिटिव बोलते हैं, ठीक है। प्यूनिटिव जो है आपका डिटेंशन बोलते हैं, यानी कि गुनाह करने पर, यानी कि अगर किसी व्यक्ति ने कोई, है ना, घटना को अंजाम दिया है, कोई गलती की है, कोई दोष किया है, कोई गुनाह किया है, और तब उसको अरेस्ट करते हैं, तब उसको गिरफ्तार करते हैं, तो उसको बोलते हैं प्यूनिटिव डिटेंशन। लेकिन ये क्या, निवारक निरोध कानून यानी प्रिवेंटिव का मतलब है क्या कि अगर मान लीजिए कि पुलिस है या संस्था है, उसको ये खबर लगती है कि कोई इस तरह की किसी घटना को अंजाम देने वाला है, यानी घटना को अभी अंजाम दिया नहीं है, देने वाला है, उससे उसको रोकने के लिए जो है अरेस्ट किया जाता है और इसको प्रिवेंटिव डिटेंशन बोलते हैं। देखिए, ये कानून जो है ये अक्सर विवाद में रहता है। मैं इससे रिलेटेड एक डिटेल वीडियो भी लेकर के आऊंगा, ठीक है, जिसमें आप इन सभी तरह के जो है लॉज के बारे में पढ़ेंगे। मैं यहां पर आपको सारा नाम वैसे बता दूंगा, ठीक है, जो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसमें देखिए, ये लॉ हमेशा विवाद में, खास करके विवाद में क्यों रहता है, क्योंकि ऐसा कहा जाता है या ऐसा माना जाता है कि सरकार बार बार जो है वो इसका मिसयूज करती है अपने प्रति, या फिर सरकार के प्रति अगर विरोध होता है तो उसको दबाने के लिए इस तरह के कानूनों का प्रयोग सरकार अक्सर करती है। जैसे कि 1975 से 70 जो आपका आपातकाल था, उस समय एक कानून का यूज किया गया था जिसको मीसा कहा जाता है ना, मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट, है ना, इसके बारे में आपने सुना होगा, ठीक है, अगर शायद। तो मीसा ये 1900 जो आपका 75 से 70 के बीच में ये इस्तेमाल किया गया था, जिसमें बहुत बड़े बड़े लीडर्स को गिरफ्तार किया गया था, ठीक है। तो ये चीजें यहां पर अगर देखें तो कौन सा, पहले इस क्वेश्चन को आंसर कर ले, तो आतंकवादी एवं विध्वंसकारी गतिविधि अधिनियम निरोध कानून 1985। देखिए, इसी को इंग्लिश में टाडा बोलते थे, TADA, ठीक है, टाडा। ये तो 1995 में इसको खत्म कर दिया गया, जिसको टेररिस्ट एंड डिसरप्टिव एक्टिविटीज कहा गया। क्या कहा गया था इसको? इंग्लिश में बोलते हैं टेररिस्ट एंड डिसरप्टिव एक्टिविटीज कहा गया, ठीक है। 1985 में लाया, 95 में इसको बंद कर दिया गया, ठीक है। तो ये भी जो है ये भी समाप्त किया जा चुका है। फिर आतंकवादी निरोध अधिनियम जो है ये लाया गया था, इसको बोलते थे, है ना, ये पोटा, है ना, ये क्या था आपका पोटा, ये पहले भी आया, मैंने बताया, प्रिवेंटिव, है ना, या प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म, है ना, टेररिज्म एक्ट या टेररिस्ट एक्ट, ठीक है। तो प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट जो है क्या है आपका, प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट जो पोटा है ना, ये लाया गया था अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में, ठीक है। और इसको बाद में 2004 में, एक में लाया गया, 4 में इसको समाप्त कर दिया गया। तो यहां आंसर क और ख दोनों होगा, ठीक है। तो ये 2 कानून है। इसके अलावा भी कई सारे कानून है, जैसे कुछ कानून अभी भी एक्टिव है, ठीक है। जैसे आपका नेशनल सिक्योरिटी एक्ट है, जैसे आपका NSA है, ठीक है, 1980, है ना, ये 1980 में लाया गया था। तो NSA है, ठीक है, ये अभी जो है इसके द्वारा भी क्या किया जाता है आपको, मतलब ये भी एक तरह का जो है निवारक निरोध है। इसके अलावा, है ना, UAPA, ये 1967 में आया था, है ना, जिसको अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट बोलते हैं, ठीक है ना। तो एक आप सॉरी, है ना, तो ये आपका हो गया UAPA, है ना, ये हमारा क्या हो गया UAPA। चलिए, यह है आपका UAPA 1967, ठीक है, यानी कि अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट 1967 में आया। तो ये भी हो गया आपका। इसके अलावा अगर बात करें तो अभी मैंने बताया जो मीसा, यहीं पर लिखा हुआ है आपका मीसा है, एक, है ना, आपका जो है नेशनल, सॉरी,
आपका नेशनल एक और एक्ट जो है वो है आपका क्या, सॉरी, पब्लिक सेफ्टी एक्ट, पीएसए जिसको हम लोग बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं पीएसए, पब्लिक सेफ्टी एक्ट जो है ये। तो आपका कौन कौन सा हो गया, एनएसए जिसको बोलते हैं नेशनल सिक्योरिटी एक्ट हो गया, आपका यूएपीए, इसका आपने जरूर नाम सुना होगा न्यूज में, है ना, उसके बाद मीशा हो गया, और फिर आपका पीएसए हो गया, ठीक है, ये आप ध्यान में रखेंगे। तो ये सब कुछ हमारे क्या है, ये आपका निवारक निरोध कानून जिसको प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और इसके बारे में अलग से डिटेल वीडियो मैं बनाऊंगा, तो उसमें आप जरूर इसको देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहे हैं कि अन्नपूर्णा योजना मूल अधिकार के अंतर्गत किस अनुच्छेद से आच्छादित है, या सेंस ये है कि अन्नपूर्णा योजना जो है हमारे कौन से मूल अधिकार से रिलेटेबल है, ठीक है। देखिए अन्नपूर्णा योजना पहले कब आई ये समझिए, ठीक है। तो ये जो अन्नपूर्णा योजना आप देख रहे हैं ये आई थी 2000 में। कब आई थी, ठीक है, मतलब ये योजना जो है वो आपका 1 अप्रैल 2000 को आई, है ना, अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी, तो ये आपका आया 1 अप्रैल, है ना, 1 अप्रैल 2000 को ये आया। बात समझ में आ रही है, ठीक है। ये कौन से मूल अधिकार से, तो ये हमारा अनुच्छेद 41 से कैसे संबंधित है मैं बता रहा हूं, ठीक है। देखिए ये जो आपका अन्नपूर्णा योजना थी, ठीक है, ये एक राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम के रूप में इसको लाया गया। मतलब ये क्या है, एक राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम के रूप में लाया गया। और दरअसल अगर आप अनुच्छेद 41 को 41 को देखेंगे तो वो क्या कहता है कि कुछ, देखिए ये साधारणतः ये कहता है कि कुछ मामलों में काम, शिक्षा और सार्वजनिक सहायता का अधिकार, यहीं पे ध्यान दीजिएगा कि सार्वजनिक सहायता के अधिकार, मतलब ये है सिंपल, अगर इसको सिंपल भाषा में समझे तो ये क्या कहता है कि राज्य जो है, मतलब ये कहना, ये अनुच्छेद 41 जो 41 से ये कहता है कि राज्य अपनी क्षमता एवं सीमाओं के भीतर जो बेरोजगारी, गरीबी, बुढ़ापा, बीमारी या अन्य अभावों की स्थिति में यह सहायता का प्रावधान करेगी, ठीक है। और उसी के अंतर्गत ये अन्नपूर्णा योजना लेकर के आया गया था। अन्नपूर्णा योजना न्यूज में अक्सर बहुत बार आपने देखा होगा, सुना होगा उसके बारे में, ठीक है। तो ये अनुच्छेद 41 से रिलेटेड है। आगे बढ़े अगले सवाल की तरफ। मूल कर्तव्य किस समिति के अनुशंसा, ये कई बार आ चुका है, सरदार स्वर्ण सिंह समिति जो है ना, यही मूल कर्तव्य से संबंधित है। इसको 1976 में इस समिति को बनाया गया था। बात समझ में आ रही है ना। और आपको पता है कि 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा ही मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया। मैंने कई बार पिछले वीडियोस में बताया, पहले 10 मूल कर्तव्य थे, बाद में इसमें एक और जोड़ा गया, तो 11 मूल कर्तव्य हो गए, ठीक है। तो वर्तमान में कुल 11 मूल कर्तव्य हैं। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को भारत रत्न कब, ये तो 2019, ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये आपका 2019 में दिया गया था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। उपराष्ट्रपति होने के लिए न्यूनतम आयु कितनी निर्धारित है, ठीक है। तो उपराष्ट्रपति होने के लिए न्यूनतम आयु क्या है हमारा, वो 35 वर्ष है। ये तो बहुत आसान है, ठीक है। ये क्या है, और ये आपका अनुच्छेद आप देखेंगे 66, उसमें इसके बारे में, मतलब उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी, ठीक है, या निर्वाचन संबंधी जो प्रावधान है, ठीक है, यानी उपराष्ट्रपति के निर्वाचन की पात्रता के विषय में अनुच्छेद आपका 66 में मेंशन है, ठीक है। 63 आपको पता है कि उपराष्ट्रपति की बात करता है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। किस अनुच्छेद के तहत प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति एवं मंत्रिपरिषद के बीच मुख्य कड़ी है, तो ये अनुच्छेद भी कई बार आया, अनुच्छेद 78। अगर याद होगा कि इस अनुच्छेद के अनुसार जो है ये कहा जाता है कि प्रधानमंत्री के कर्तव्यों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज की बात करती है। और रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, मंत्रिपरिषद के निर्णय संबंधी, विधायी निर्णय संबंधी जो जानकारी है वो है ना, प्रधानमंत्री किसको देगा, राष्ट्रपति को देगा। ये प्रधानमंत्री का कर्तव्य, ड्यूटी है, ठीक है। तो ये आपने देखा होगा अनुच्छेद 78, और इसी के तहत जो है प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद के बीच क्या एक मुख्य कड़ी की तरह काम करता है, इस प्रकार, ठीक है। अनुच्छेद देखिए 74 और 76 तो आपको पता होगा, ये एजीआई, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, यानी जिसको महान्यायवादी, ठीक है, महान्यायवादी कहते हैं, उससे संबंधित है, ठीक है। और अनुच्छेद 74 आपको पता होगा, ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है ना, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की बात करता है, लोकसभा, ठीक है, ये लोकसभा में जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है उसकी बात करता है, ठीक है। क्लियर हो रहा है। अनुच्छेद 70 वो आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, वो है, लेकिन वो कभी भी एग्जाम में नहीं आएगा, गारंटी है, ठीक है। आगे बढ़ते, तो हमने सारे, इस तरह से आप सारे ऑप्शंस को जरूर पढ़िए, ठीक है। जहां हर क्वेश्चन के ऑप्शन को पढ़ने की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे जिसके ऑप्शंस को पढ़िए। यहां अनुच्छेद 78 पूछ दिया, हो सकता है आपसे 76 पूछ दे, आपसे 74 पूछ दे, ठीक है। तो ये ध्यान रखेंगे। चलिए, भारत के किस प्रधानमंत्री को अविश्वास प्रस्ताव द्वारा हटाया गया, ये एकमात्र प्रधानमंत्री हैं जो अविश्वास प्रस्ताव के बाद उन्होंने अपना पद त्याग किया था, ठीक है। और ये बड़ा इंटरेस्टिंग था कि अविश्वास प्रस्ताव में, है ना, आपको पता है वोटिंग होती है, ठीक है, जो पार्टी सत्ता में है उसको ये प्रूव करना होता है कि उनके पास मेजॉरिटी, है ना, सीट है, या मेजॉरिटी लोग उनके समर्थन में, सांसद उनके समर्थन में। लेकिन इंटरेस्टिंगली इस केस में ये बेसिकली थे मोरारजी देसाई, है ना, ये कौन थे, मोरारजी देसाई। और 1971 में, 79 में 1979 में जो है उन्होंने
उन्होंने वो बेसिकली पद से हटे या प्रधानमंत्री के पद से उन्होंने त्यागपत्र दिया। और इंटरेस्टिंगली घटना यह है कि यहां वोटिंग भी नहीं हुई थी, ठीक है, मतलब अविश्वास प्रस्ताव लाया गया और उसके बाद वोटिंग भी नहीं हुई, मोरारजी देसाई ने त्यागपत्र पहले ही दे दिया, ठीक है। तो पहला, और ये पहला अविश्वास प्रस्ताव था जो एक तरह से कहिए कि मतलब जिसके बाद किसी मतलब प्रधानमंत्री ने अपना त्याग दिया हो, ठीक है। तो ये ध्यान में रखेंगे। अभी तक अविश्वास प्रस्ताव की बात करें, वर्तमान 2023 की अगर मैं बात करूं, तो अभी तक 28 बार अविश्वास प्रस्ताव लाया गया, इसमें बस ये एक बार प्रधानमंत्री 28 बार है ना लाया गया है ना, 28 कितनी बार, 28 बार। और सबसे अधिक इंदिरा गांधी के समय में, इंदिरा गांधी के खिलाफ 10 बार अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। ये भी आप ध्यान में रखेंगे, सबसे अधिक किसके समय लाया था, इंदिरा गांधी के समय लाया गया था 10 बार, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि उत्तर प्रदेश एवं बिहार के कुल राज्यसभा सदस्यों की संख्या में कितने सदस्यों का अंतर है। तो ये आपको पता होना चाहिए, उत्तर प्रदेश और बिहार दोनों में राज्यसभा सदस्य क्या है। देखिए उत्तर प्रदेश की अगर मैं बात करूं तो यहां पर आपको है ना उत्तर प्रदेश और जो आपका है ना ये बिहार की अगर हम लोग बात करें तो उत्तर प्रदेश में 36 है और बिहार की अगर बात करें तो वहां पर आपको कितने सदस्य मिल जाएंगे, ठीक है, वो आपको मिल जाएंगे 16, ठीक है। तो ये कितना हो जाएंगे, है ना, तो एक आपका हो जाएगा आई थिंक ये 35 होगा, सॉरी 36 में 35, ठीक है, और यहां है 16। उत्तर प्रदेश में 35 है और बिहार में 16 होंगे, ठीक है। और अगर आप इनको सब्ट्रैक्ट कर लें, है ना, तो ये कितने हो जाएंगे आपको, एक सेकेंड, उत्तर प्रदेश में जो राज्यसभा की सदस्य संख्या है वो आपका है 35 और ये है 36। तो ये ऑप्शन में ही नहीं दिया हुआ है ना, एक सेकेंड, है ना। तो ये उत्तर प्रदेश में आई थिंक 36 अच्छा ये क्वेश्चन मैं यहाँ पर स्किप कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि मुझे इसके आंसर को लेकर के थोड़ा कंफ्यूजन है, ठीक है। हम लोग इसको बाद में डिस्कस करेंगे, मैं इसका बाद में अपलोड कर दूंगा, ठीक है। चलिए अगले सवाल की तरफ फिलहाल बढ़ते हैं। उस क्वेश्चन में मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजन है, ऑप्शन भी उसमें नहीं दिया हुआ है, ठीक है, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। संसद भवन की बाहरी परिधि में कुल कितने ग्रेनाइट के स्तंभ है। ये पुराने संसद भवन की बात हो रही है, ठीक है, अभी नया बन चुका है, आपको पता ही है, ठीक है। तो पुराने में जो है वो 144 स्तंभ जो है वो थे, ठीक है, क्लियर है। अच्छा संसद भवन के बारे में अगर बात करें तो इसकी आधारशिला 1921 में रखी गई थी और 1927 में जो है ये ओपन हुआ था, यानी कि इसका अनावरण किया गया था। तो ये भी ध्यान में रख सकते हैं, ये पुराने संसद भवन के बारे में इससे पूछने के सवाल अब कम चांस है, ठीक है, क्योंकि अब तो नया संसद भवन बन गया। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल। अमेरिकी राष्ट्रपति जिसने भारत आगमन पर संसद को संबोधित नहीं किया, ठीक है, तो कह रहा है कि कौन से अमेरिकी, ये तो आपका डोनाल्ड ट्रंप है ना। डोनाल्ड ट्रंप जो है वो 2020 में ही आए थे भारत और इन्होंने जो है संसद को संबोधित नहीं किया था, ठीक है, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं अगला सवाल। कह रहा है कि लोकसभा अध्यक्ष बनने से पूर्व सुमित्रा महाजन किस लोकसभा की सांसद थी। वो लोकसभा अब तो खैर वो हट चुकी है ना, ये 2020 का सवाल है। तो लोकसभा अध्यक्ष बनने से पूर्व सुमित्रा महाजन जो लोकसभा के कहां से, तो वो इंदौर से लोकसभा सांसद थी। कहां से थे, इंदौर से। तो ये ध्यान रखिएगा, ये तो ये अब आपको पूछने के चांसेस नहीं है ना। खैर कितने दिनों तक संसद से बगैर अनुमति के अनुपस्थित रहने पर संसद सदस्य की सदस्यता जो है वो समाप्त हो जाएगी। ये अच्छा क्वेश्चन है। देखिए कोई भी सांसद अगर बिना रिपोर्ट मतलब बिना अनुमति के अगर वो 60 दिन से अधिक जो है अनुपस्थित रहता है तो ऐसी स्थिति में उसकी सदस्यता जो है वो रद्द कर दी जाएगी, ठीक है, ये प्रावधान है। आगे बढ़े। भारत के मुख्य न्यायाधीश निम्न में से कौन नहीं है, मतलब इनमें से कौन सा मुख्य न्यायाधीश नहीं थे। कमल नारायण सिंह ये तो थे, ये 22वें थे, है ना, ये 22वें जो है मुख्य न्यायाधीश थे कमल नारायण। वाईवी चंद्रचूड़ है ना, अभी इनके बेटे है ना डीवाई चंद्रचूड़ जो है ना, आप अभी है ना। तो वाईवी चंद्रचूड़ की अगर मैं बात करूं तो ये आपके कौन से नंबर के थे, है ना, तो ये आपके जो है बेसिकली, ठीक है, अगर मैं इनकी बात करूं तो ये 16वें, है ना, ये कौन से थे, तो ये 16वें नंबर के थे, 6 है ना, 16वें थे, ठीक है। और शरद अरविंद बोबड़े की ये तो आपको पता होगा, ये 47वें थे, ठीक है, ये 47वें हैं, ठीक है। और ये नहीं थे, जगमोहन सिंह राजपूत जो है ये नहीं थे, तो आंसर यही हमारा हो जाएगा, ये मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नहीं रहे थे, क्लियर है। और वर्तमान में डीवाई चंद्रचूड़, आप लोग कमेंट बताएंगे वो कौन से नंबर के, है ना, अभी जो है वो मुख्य न्यायाधीश हैं भारत के। अगला सवाल है, लोक अदालत में कितने रकम तक के दावे पर विचार किया जाता है। ये जो मैक्सिमम इसका लिमिट है वो 10 लाख है, यानी अस्थाई लोक अदालत जो है उसकी जो मैक्सिमम लिमिट है वो कितनी है, वो 10 लाख, यानी अस्थाई लोक अदालत का अधिकार क्षेत्र जो है वो 10 लाख का है। आगे बढ़े। जम्मू एवं कश्मीर के वर्तमान उपराज्यपाल कौन है, ठीक है। अभी देखिए उस समय 2020 में भी मनोज सिन्हा ही थे और अभी भी कौन है, मनोज सिन्हा भी है, अभी भी है, ये अभी भी है, उस समय भी थे और अभी भी, ठीक है। अच्छा जीएस मुर्मू आपको पता है कि ये जम्मू एंड कश्मीर जो है उसके पहले थे, ठीक है, उसके पहले। आगे बढ़ते तो जम्मू कश्मीर के ये पहले थे, सॉरी ये पहले, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है, जनगणना और आर्थिक सामाजिक योजना में कौन राज्य सूची का विषय है। तो जनगणना और आर्थिक संरचना सामाजिक योजना की अगर बात करें तो इसमें कौन सा राज्य सूची का है। देखिए जनगणना तो वो केंद्र यानी संघ सूची का विषय, जनगणना की अगर हम बात करें तो ये संघ सूची का विषय है, ठीक है, संघ सूची का विषय है। वहीं अगर आप देखें ये जो आर्थिक और सामाजिक योजना है ये समवर्ती का है ना, ये कौन सी सूची का है, जो आपका कॉन्करेंट लिस्ट है समवर्ती सूची का है। तो यहां आंसर क्या हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, दोनों में से कोई नहीं, राज्य सूची में कोई भी नहीं है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
तो अगला सवाल, अनुच्छेद 263 का संबंध किस निकाय से है? यानी अनुच्छेद 263 जो है वो किससे, ये पहले भी क्वेश्चन आया, यह अंतरराज्यीय परिषद से है ना, यानी कि जिसको इंटर स्टेट काउंसिल बोलते हैं, अंतरराज्यीय परिषद बोलते हैं, उससे संबंधित है। ठीक है, अंतरराज्यीय परिषद की जब आप बात करते हैं तो इसका पहली बार जो गठन है 28 मई 1990 को हुआ था, है ना। कब गठन हुआ था? ये 28 मई, है ना, 1990 को इसका गठन हुआ था। बात समझ में आ रही है? ठीक है, और ये जो अंतरराज्यीय परिषद है ये सरकारिया कमीशन के, है ना, सिफारिशों के बाद आया था। याद होगा सरकारिया आयोग जिन्होंने केंद्र राज्य संबंध पर सिफारिश दी थी, ठीक है, बात समझिए, और उसको लाया गया था केंद्र राज्य संबंध के संबंध में लाया गया था, और इनको 1983 में लाया गया था। तो ये सरकारिया आयोग, यहां पर ध्यान रखेगा, सरकारिया आयोग, बहुत बार इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, सरकारिया आयोग जो कि 1983 में 1983 में ये आया था, ये आयोग आया था। ठीक है, किससे संबंधित था? केंद्र राज्य, है ना, केंद्र राज्य के संबंधों, है ना, केंद्र राज्य संबंध से रिलेटेड था, संबंध से रिलेटेड था। बात समझ में आ रही है? क्लियर है? तो और इन्होंने ही इसकी सिफारिश की थी, अंतरराज्यीय परिषद की सिफारिश की थी। ठीक है, इंटर स्टेट काउंसिल की, है ना। ये राष्ट्रपति के आदेश, ये ध्यान में रखिएगा कि राष्ट्रपति के आदेश द्वारा जो है इसको स्थापित, ये एक संवैधानिक, वो तो दिख रहा है संवैधानिक निकाय, तो राष्ट्रपति के आदेश द्वारा, ठीक है, ये स्थापित एक संवैधानिक निकाय है। कौन सा? अंतरराज्यीय परिषद, इंटर स्टेट काउंसिल। तो सारे डिटेल ध्यान में रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग वर्तमान में किस राज्य में एक क्षेत्रीय दल है? तो देखिए, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग की जब हम बात करते हैं तो ये कहां पर है? ये केरल राज्य में है। ठीक है, ये कौन से राज्य का है? तो ये आपका है केरल राज्य का। ठीक है, कौन से राज्य का है? केरल राज्य का। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहे किस संविधान संशोधन द्वारा यह निर्धारित किया गया कि मुख्यमंत्री सहित संपूर्ण मंत्री परिषद की जो कुल संख्या वो 12 से कम नहीं होगी? ठीक है, ये दरअसल था 91, है ना, 91st अमेंडमेंट। वैसे इसकी चर्चा हमने पहले भी की थी, लेकिन वहां पर देखिए उसी संशोधन का अन्य हमने भाग की बात की थी। इसमें एक ये भी भाग था कि 91वां संविधान संशोधन जो कि 2003 में हुआ था। कब हुआ था? 2003 में हमने इसकी चर्चा भी की थी। ठीक है, इसमें एक चीज क्या आया गया कि जो मंत्री परिषद से संबंधित, कि मंत्री परिषद के जो कुल सदस्य होंगे वो 12 से कम नहीं होंगे। ये सही है, मुख्यमंत्री सहित मंत्री परिषद की कुल संख्या 12 से कम नहीं होनी चाहिए, और साथ में और अधिकतम कितना होगा? मैक्सिमम जो ये होना चाहिए 15 कुल सदस्यों का, मैक्सिमम की अगर बात करें तो कुल सदस्यों का 15% से ज्यादा नहीं, कुल सदस्यों, है ना, कुल सदस्यों के 15% से अधिक, है ना, नहीं होना चाहिए। ये अधिक नहीं होना चाहिए, हाँ, नहीं होना चाहिए, नहीं, और ये 12 से कम भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, क्लियर है? तो ये ध्यान में रखेंगे। अच्छा सवाल था। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। तो हमारा अगला सवाल क्या, जरा देखिए। ठीक है, तो अगला सवाल हमारा है कि सर्वप्रथम मतदाता फोटो पहचान पत्र का प्रयोग जो है वो किस वर्ष चुनाव में किया गया था? जिसमें मतदाता फोटो पत्र जो है, जो हमारा वोटर आई कार्ड है, उसको यूज किया गया था। ये 1993 का है। ठीक है, बात समझ में आ रही है? उस समय चुनाव आयुक्त तो TN, है ना, जो है ये बेसिकली आपका 1993 की बात हो रही है। ठीक है, 1993 की बात हो रही है। चुनाव आयुक्त थे TN सेशन। ठीक है ना, कौन थे? TN सेशन जो है वो उस समय चुनाव आयुक्त थे, और उसी समय ये इंट्रोड्यूस किया गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। हमारा अगला सवाल क्या हो जाएगा? तो हमारा अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है भारतीय राज्य व्यवस्था में वरीयता अनुक्रम में कौन शामिल नहीं है? देखिए, वरीयता अगर राजदूत हैं, भारत रत्न जो अवार्डी होते हैं वो हैं, भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक हैं, या फिर नीति आयोग के जो है वो उपाध्यक्ष हैं। देखिए, नीति आयोग के जो उपाध्यक्ष होते हैं वो वरीयता क्रम में नहीं गिने जाते। ठीक है, या वो नहीं आते हैं। तो ये ध्यान में रखना है कि नीति आयोग के जो उपाध्यक्ष हैं वो इसमें नहीं आएंगे। क्लियर है? ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है हमारा कि भारत संघ की राष्ट्रभाषा निम्न में से कौन सी है? तो देखिए, भारत संघ की राष्ट्रभाषा अगर बात करेंगे तो वो हिंदी है। अगर बिहार की पूछता तो हिंदी और उर्दू दोनों है, लेकिन ये हमारा जो हिंदी है। ठीक है, तो भारत संघ की राष्ट्रभाषा हिंदी है, और आपको पता है 343 वन जो है इससे रिलेटेड है। ठीक है, क्लियर है? आगे बढ़ते हैं अगला सवाल, है ना। तो ये हम अब अगला सवाल हमारा क्या है? तो अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान के तहत आपात उपबंध किस अनुच्छेद में निर्धारित नहीं है? मतलब कौन सा इसमें आपात उपबंध संबंध नहीं है? देखिए, 352 है, 56 है, 60 भी है, 370 नहीं है, और ये आपको पता होगा ये जम्मू कश्मीर से संबंधित है, जिसको अब हटा दिया गया है। ठीक है, क्लियर है? आगे बढ़ते हैं अगले सवाल। किस दंड संहिता को अगस्त 2019 से हटा दिया गया? कौन सा दंड संहिता है जिसको हटाया गया है? देखिए, अगस्त 2019 में क्या हुआ था? जम्मू कश्मीर का जो धारा 370 है, ठीक है, वो हटाया गया। ठीक है, अब देखिए, और ये जो दंड संहिता है जम्मू कश्मीर से ही संबंधित है, वो है रणवीर सिंह दंड संहिता। ठीक है, ये कौन सी संहिता है? रणवीर सिंह दंड संहिता जो है ये इसको हटाया गया था। ठीक है, जब आप रणवीर सिंह दंड संहिता की बात करते हैं तो ये जो पूर्व जम्मू कश्मीर राज्य था वहां पर ये जो है व्यवस्था थी, और डोगरा राजवंश के शासक थे, ठीक है, महाराज रणवीर सिंह, और उन्हीं के द्वारा इसको शुरू किया गया। ये जो हमारा IPC है ना, इंडियन पीनल कोड जो है, ठीक है, इसके
पे इससे ये मिलता जुलता है रणवीर सिंह दंड संहिता, ठीक है, लेकिन अब तो ये समाप्त हो चुका है। खैर ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल अच्छा सवाल था, ठीक है। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव क्या है? ये तो आपको पता है डॉल्फिन है, ठीक है। और एक सवाल कई बार पूछा गया है, जो गंगा डॉल्फिन है, ठीक है, उसको कौन से ईयर में जो है ये राष्ट्रीय जीव के रूप में, जलीय जीव के रूप में एक्सेप्ट किया गया? तो ये 18 मई 2010 को, बीपीएससी में पूछा हुआ सवाल है, 18 मई 2010 को गंगा डॉल्फिन को, ठीक है। तो ये कब इसको स्वीकार किया गया था? 18 मई 2010 को, ठीक है, ध्यान रखेंगे, बीपीएससी में पूछा हुआ प्रश्न है। संसद के प्राक्कलन समिति के सदस्य का कार्यकाल होता है। देखिए प्राक्कलन समिति है ना, जो है एक आपका संसदीय समिति में ही आता है, ठीक है। तो संसदीय समिति में जो वित्तीय समिति है उसमें एक होता है प्राक्कलन समिति, ठीक है, जिसको एस्टिमेट कमीशन बोलते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग एस्टिमेट कमीशन भी बोलते हैं ना, एस्टिमेट है ना, एस्टिमेट है ना, कमीशन बोलते हैं या कमेटी बोलते हैं बेसिकली, ठीक है। तो ये कमेटी हमारा हो गया है ना, तो ये कमेटी, तो ये हमारा कमेटी है। ये 1 वर्ष के लिए जो है प्राक्कलन समिति, कितने वर्ष के लिए? तो इसके सदस्यों का कार्यकाल जो है वो 1 वर्षों का होता है। ये कब स्थापित हुआ था? ये 1950 में, 1950 में आया, तो ये ध्यान रखेंगे 1950 में ये स्थापित हुआ। पहली चीज प्राक्कलन समिति के विषय में। इसके मेंबर जो हैं वो 30 मेंबर होते हैं और सब लोकसभा से होते हैं। 30 सदस्य होते हैं, ठीक है, सदस्य, और सब के सब लोकसभा है ना, और सब लोकसभा से होते हैं। लोकसभा यानी राज्यसभा का प्राक्कलन समिति में कोई रोल नहीं है, ठीक है। तो लोकसभा 30 सदस्य होंगे और 30 के 30 कहां से होंगे? तो वो आपका लोकसभा से होंगे। क्लियर हो रहा है, ठीक है। इसके अलावा अगर देखिए तो इसके जो अध्यक्ष की नियुक्ति है वो कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा इसके अध्यक्ष, प्राक्कलन समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति की जाती है। तो ये सब ध्यान में रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल हमारा है प्रथम लोक लेखा। अब लोक लेखा समिति भी उसी से रिलेटेड है। वैसे लोक लेखा समिति को प्राक्कलन समिति की सिस्टर भी कहा जाता है, बहन भी कहा जाता है, ठीक है। अब देखिए लोक लेखा समिति 1967 के अध्यक्ष पूछा जा रहा है, उस समय ये मीनू है ना मसानी थे, ठीक है। देखिए लोक लेखा समिति की अगर बात करें ना, तो ये पहली बार जो आया था, पहली बार अगर इसकी बात करें, ठीक है, तो ये बहुत पहले आया था 1921 में। जो आपका भारत सरकार अधिनियम 1919 था, जो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम था, उसी के तहत इसको लाया गया था। तो 1921 में पहली बार लोक लेखा समिति है ना, जिसको पब्लिक अकाउंट कमेटी कहते हैं, ठीक है। ये क्या है आपका? पीएसी है ना, पब्लिक अकाउंट कमेटी, पीएसी, पब्लिक अकाउंट कमेटी बोलते हैं इसको, ठीक है। ये वही है ना। तो पहली बार 1921 में आया। अगर ऐसे बात करें, ठीक है, तो इसमें सदस्य कितने होते हैं? इसमें 22 सदस्य होते हैं, ठीक है। इसमें कितने सदस्य हैं? 22, 15 लोकसभा से और बाकी राज्यसभा से। तो अगर इसमें सदस्यों की बात होगी तो सदस्य कितने होते हैं? सदस्य होते हैं भाई 22 है ना, जिसमें 15 आपका लोकसभा है ना, और आपका 7 जो है वो राज्यसभा सदस्य होते हैं, ठीक है, ध्यान में रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें एक पॉइंट आप और भी ध्यान में रख लीजिए, ठीक है, कि जो लोक लेखा समिति है, ठीक है, ये 1967, देखिए उससे पहले भी चला आ रहा था। 1967 से जो पहले इसका प्रोसीजर ये था कि लोक लेखा समिति का जो अध्यक्ष होगा वो सत्तारूढ़ दल जो है, यानी सत्ता में जो दल है उसका कोई है ना जो है व्यक्ति होगा या कोई मेंबर होगा, ठीक है। लेकिन 1967 के बाद से एक रीति चलाई, एक नियम चला कि जो विपक्ष दल के नेता होंगे, मतलब विपक्ष दल के बेसिकली कोई सदस्य जो है वो इसका मेंबर बनेगा, ठीक है, क्लियर है। तो 1967 से क्या हुआ? 1967 से है ना विपक्ष है ना, 1967 से क्या हो गया कि विपक्ष के है ना, विपक्ष के सदस्य जो हैं, ठीक है, विपक्ष के क्या हो गया? विपक्ष के सदस्य जो हैं अध्यक्ष बनेंगे, अध्यक्ष होंगे, ठीक है, विपक्ष के सदस्य अध्यक्ष होंगे। ये रीति या फिर ये नियम चला गया और ये वर्तमान में भी ये आपका उसी प्रकार चला आ रहा है, क्लियर है। अभी वर्तमान में देखेंगे तो अधीर रंजन चौधरी जो है वो आप ध्यान में रख लीजिए। वैसे आप बाद में 1 साल उनका जैसे टेन्योर होगा वो बदल जाएंगे। 1 वर्ष के लिए ये भी ध्यान रखिएगा, ये भी कितने? 1 वर्ष के लिए ही होता है, ठीक है, निर्वाचन 1 वर्ष के लिए है ना, इनका निर्वाचन होता है। अभी अधीर रंजन चौधरी जो है, जो कांग्रेस के मेंबर है, वो है। क्लियर हो रहा है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल हम लोग देखते हैं। अगला सवाल हमारा क्या है? अगला सवाल है कि किस समिति की सिफारिश पर पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। अब यहां पर बहुत लोग सिर्फ बलवंत राय मेहता समिति ध्यान में रखते हैं, तो गलती होती है। मैंने इसके 7 समिति के बारे में प्रीवियसली आपको बता दिया है ना, जो दूसरे है ना आपका जो मॉडल सेट है उसमें, ठीक है। ये कौन सा? आपका एलएम सिंघवी, जिसको लक्ष्मी मल्ल सिंघवी समिति कहते हैं, ठीक है। एलएम सिंघवी समिति 1986 में आया था और इसी के सिफारिश, इन्होंने ही सिफारिश की थी कि जो पंचायती राज समिति है, ठीक है, वो तभी सुचारू रूप से और सही ढंग से काम कर पाएगी जब इसको संवैधानिक दर्जा दिया जाएगा। और इसी के बाद जो आपने संविधान संशोधन अधिनियम देखा है ना, जो 71वां और 73वां 73वां और 74वां, बेसिकली 73वां और 74वां संविधान संशोधन अधिनियम हमने देखा था, ठीक है। तो इसी के आधार पर पंचायती राज को क्या किया गया? संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया, लक्ष्मी मल्ल सिंघवी समिति, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल हमारा क्या हो गया? अगला सवाल है अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में कम से कम कितने सदस्यों का होना आवश्यक? देखिए अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में जो है कम से कम 2/3 है ना, बेसिकली मेजॉरिटी लोग होंगे तभी ये पारित हो सकता है, ठीक है। तो ये 2/3 सदस्य इसका अगर समर्थन करते हैं तभी ये पारित होगा, ठीक है। चलिए
संपत्ति के कानून को मौलिक अधिकार से हटाकर विधिक अधिकार में रखा गया। ये कब रखा गया था? ये तो 1978 में जो 44वां संविधान संशोधन आपका हुआ था, उसी के द्वारा क्या गया था कि जो आपका संपत्ति का अधिकार, इसको मौलिक अधिकार से निकाल करके 300A जो कि एक संवैधानिक या आप इसको कानूनी अधिकार भी, लीगल अभी कह सकते हैं, ठीक है, तो वो उसमें डाल दिया गया। ये ऑलरेडी हमने कई बार आया है कि संविधान संशोधन द्वारा संसद में एंग्लो इंडियन समुदाय के प्रदत्त आरक्षण को समाप्त किया गया। अब देखिए यहां पर भी थोड़ा गड़बड़ है। गड़बड़ क्या है? ठीक है, देखिए यहां जो 126वां दिया है ना, ये विधेयक था बेसिकली, ठीक है, लेकिन संशोधन अधिनियम जो है वो 104वां संशोधन अधिनियम था, CAA, ठीक है, 104वां। अगर आपको संशोधन अधिनियम पूछ रहा है तो वो 104th होगा और 126वां ये बिल था या विधेयक जिसको बोलते हैं, ये था। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल हमारा क्या है? भारत के वर्तमान विधि मंत्री, तो ये उस समय तो रविशंकर प्रसाद थे, 2020 का सवाल है, तो उस समय रविशंकर प्रसाद थे। अभी कौन है? अभी जो है विधि मंत्री जो है, ये भी न्यूज में आपको देखने को मिला होगा, ये अर्जुन राम मेघवाल है, ठीक है। कौन है? तो अर्जुन राम मेघवाल, ठीक है। अगर आप वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में कौन है? ये 2023 की बात होती है, अर्जुन राम मेघवाल, ठीक है। राम मेघवाल जो है वो आपके अभी वर्तमान के हैं। क्लियर है? आगे बढ़े, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है कि बिहार के वर्तमान मुख्य निर्वाचन अधिकारी कौन है? अगेन ये पहले का क्वेश्चन है, उस समय HR श्रीनिवास जो है वो थे, ठीक है, लेकिन अगर वर्तमान में देखेंगे तो वो दीपक प्रसाद है, ठीक है। वो कौन है? तो ये आप ध्यान में रखेंगे, वर्तमान में दीपक प्रसाद हैं। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है, निम्नांकित में से किस राज्य में विधान परिषद की सदस्य संख्या 75 है? ठीक है, देखिए विधान परिषद आपको पता होगा कि 6 राज्यों में, मैंने कई बार बताया है, ठीक है, तो कर्नाटक और बिहार दोनों में 75 ही है, दोनों में, इसमें भी 75 है, इसमें भी 75 है, तो यहां आंसर दोनों 1 और 2 हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा देखिए सबसे ज्यादा आपको पता है ऑब्वियसली यूपी, वहां पर 100 मेंबर है विधान परिषद में। फिर आपका महाराष्ट्र है, ठीक है, कौन है? महाराष्ट्र है, ठीक है, तो महाराष्ट्र की अगर बात करें तो वहां पर 78 है, 78 है, ठीक है। इसके अलावा फिर आंध्र प्रदेश हो गया, वहां पर 58 है। फिर आपका एक बच गया तेलंगाना, है ना, तो तेलंगाना जो है उसमें कितना है? उसमें 40 है, ठीक है। तो क्लियर है? ये सारे ही आप याद रख लेंगे, ठीक है, इससे एग्जाम में क्वेश्चन आप देखिए बनता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं हमारा। तो अगला सवाल है कि भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त का वेतन कितना है? अभी तो देखिए, अभी तक 2,50,000 था। अभी हाल में 2023 में, मतलब 2023 का इसी महीने दिसंबर में एक नया कानून पारित हुआ है, ठीक है, और उसके अकॉर्डिंग जो है अब इनके निर्वाचन और इसके वेतन में भी बदलाव किया जाएगा। तो अभी देखते हैं, लेकिन अभी तक जो है 2,50,000 है। वैसे उम्मीद का मतलब बिल के अकॉर्डिंग देखें तो इनका वेतन थोड़ा कम होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, बिहार में वर्ग 10 यानी कि कक्षा 10 के राजनीतिक विज्ञान का जो पाठ्य पुस्तक है उसका नाम। अब देखिए ये कहां से सवाल पूछा है कि कक्षा 10 जो बिहार बोर्ड है, ठीक है, उसमें जो किताब का नाम है, राजनीतिक विज्ञान की किताब का नाम जो है वो क्या है? तो वो राजनीतिक, ये लोकतांत्रिक राजनीतिक भाग 2 करके, ऐसे भाग 2 करके है, ठीक है। तो ये ध्यान में रखेंगे, ये थोड़ा सा अलग तरह का सवाल पूछ लिया आपसे। किस संविधान संशोधन द्वारा दल बदल विरोधी कानून पारित किया गया? अभी ये तो ऑलरेडी, ये आप लोग कमेंट में बताएंगे कौन सा संविधान संशोधन है। डॉक्टर, ये पहला क्वेश्चन इसी से संबंधित था, हमने डिस्कस किया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी सभापति कब चुना गया? ये दिसंबर 1946 में चुना गया ऑब्वियसली, और ये 11 दिसंबर वाली मीटिंग में हुआ था, ठीक है। देखिए 9 दिसंबर 1946 कई बार आ चुका है, 9 दिसंबर 1946 को जो आपका संविधान सभा उसकी पहली बैठक होती है, सच्चिदानंद सिन्हा को जो अस्थायी अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया जाता है। फिर 11 दिसंबर को बैठक होती है जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जो अस्थायी सदस्य के रूप में नियुक्त कर लिया जाता है। नोट कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं कि संविधान संशोधन के द्वारा शिक्षा के अधिकार को एक मौलिक अधिकार, ये भी आप लोग कमेंट में बताएंगे, मैंने ऑलरेडी इसके बारे में डिस्कस कर लिया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन भारत के उपराष्ट्रपति कभी नहीं रहे थे? ये फखरुद्दीन अली अहमद, ठीक है, ये हमारे 5वें राष्ट्रपति हैं, 5वें राष्ट्रपति थे, ठीक है। राष्ट्रपति के रूप में ये सर्व किया था और इनका देहांत हो गया था, ठीक है, मतलब एज अ राष्ट्रपति, एज अ प्रेसिडेंट ही ऑफिस, मतलब प्रेसिडेंट के कार्यकाल में ही उनका देहांत हो गया था। और ऐसे ये दूसरे थे, है ना। इससे पहले डॉक्टर जाकिर हुसैन का भी हो चुका था, वो तीसरे थे, ठीक है। तो पहले तो आपको पता ही है कि राजेंद्र प्रसाद थे, फिर आपका डॉक्टर एस राधाकृष्णन है, फिर आपका जाकिर हुसैन है, फिर वीवी गिरी थे, ठीक है, फिर आपका फखरुद्दीन अली अहमद हुए, है ना। तो इन सबका, फिर नीलम संजीव रेड्डी आए, ठीक है। तो इन सबका नाम याद रखेंगे, सारे ही प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर को जरूर याद रखें, बहुत बार वहां से सवाल बनता है। आगे देखते हैं। चलिए, हमने यहां पर आज के क्लास में अराउंड लगभग 60 क्वेश्चन के आसपास हमने जो है 60 क्वेश्चन के अराउंड हमने क्वेश्चन किया है, ठीक है। और इसके बाद जैसा मैंने कहा कि 2 और जो है मॉडल सेट, यानी कि 11 ये था, 12 13 जो वो आपका पॉलिटिक्स से रिलेटेड आएगा। और मैं अभी भी बार बार ये कह रहा हूं, ठीक है, जिन लोग पूरा वीडियो देख रहे हैं, ठीक है, ये पॉलिटी के इतने सारे क्वेश्चंस, जितने भी क्वेश्चंस में किए गए हैं, ये आपके पॉलिटी के लिए इनफ है। आप पॉलिटी डिटेल में ना भी पढ़े ना तो भी आपका पॉलिटी यहां से हो जाएगा, जितना क्वेश्चन मैंने डिटेल के साथ कवर किया। आप बस 1 to 9 जो है पूरा ये है ना सेशन, इसको 1 to 11 हो चुका है, आप 13 तक इसको जरूर कंप्लीट करिए, ठीक है। लगभग हमने इसमें 700 करीब क्वेश्चन हम लोग कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। तो इस क्लास में देखिए इतना ही रहेगा। जिन लोगों को, जो लोग वीडियो पूरा देख रहे हैं, वीडियो को शेयर जरूर करिए, है ना, आप थोड़ा सा सपोर्ट बनाएंगे। बाकी जितने भी क्लासेस हैं वो इसी तरह से आएंगे। अभी बिहार SSC का आ रहा है, इसके
इसके बाद बिहार एसएससी, बिहार, देखिए ये जो सीरीज ला रहा हूं इसमें ये सारे कवर होंगे, बिहार एसएससी हो, बिहार टीचर हो, बिहार दरोगा। आपने ज्यादातर कुछ अभी बहुत सारे क्वेश्चन जो बिहार टीचर के, बिहार स्टेट जो एग्जाम होता है टीचर का, उसका आपने क्वेश्चन देखा होगा, ठीक है। मतलब बिहार के सारे, बिहार पुलिस, बिहार दरोगा, बिहार टीचर का एग्जाम, बीपीएससी के एग्जाम, इन सबके क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं। इसके बाद जो आपका सेंट्रल एसएससी होता है, हम लोग बीपीएससी वाला कवर करने के बाद जो है सेंट्रल एसएससी जो हमारा होता है, यानी कि सीएचएसएल, सीजीएल, उन सबको भी हम लोग कवर करेंगे, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, बाकी आप लोग वीडियो को जरूर शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लिए इतना ही, जय हिंद, धन्यवाद।